हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इस क्लास के साथ आपकी पॉलिटिकल साइंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले हम क्लास 6 की ही ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगला जो दोस्तों नंबर आने वाला है वो है हिस्ट्री। क्लास 6 की हिस्ट्री को अगले क्लासों में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इससे पहले के 15 प्रश्न हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका में यह विचार किसका है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर शिक्षा या संपत्ति नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का कथन है, या महात्मा गांधी जी, या सुभाष चंद्र बोस, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि अगर आपको इतना भी पता होता कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तब भी आप इस प्रश्न का सही जवाब कर लेते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों प्रश्न है कि अफ्रीका के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कथन ए है, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। और कथन बी है, अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। और दोस्तों सी है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में ए बी सी तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार सीटेट और 1 से 2 बार ये यूटेट में भी पूछा गया। तो दोस्तों प्रश्न है कि कावेरी नदी पर जल बंटवारे को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले हम मैप में देख लेते हैं कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर प्रवाहित होती है या बहती है। उन्हीं राज्यों में तो विवाद होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है कावेरी नदी, आप देख पा रहे होंगे मैप में कावेरी नदी है। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये वो जगह नीचे केरल, ठीक है, और ये वो जगह दोस्तों कौन, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है और ये केरल है और ये दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है, अब देखिए कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, तो विवाद भी किन राज्यों के बीच होगा दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कि इस प्रश्न का सही जवाब भी आपको मिल गया होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब 2 राज्यों के मध्य, जैसे यहाँ पे 2 राज्यों के मध्य क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ऐसे मामलों को कौन सुलझाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और या उच्च न्यायालय। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के विवाद होते हैं, 2 राज्यों में क्या आपस में विवाद होते हैं, तो दोस्तों ऐसे मामलों को कौन सुलझाता है, केंद्र सरकार ऐसे मामलों को सुलझाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया आपको, राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो ऐसे मामले कौन सुलझाता है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो ए है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है।
तो दोस्तों ग्राम पंचायत का क्या एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि भैया इसमें क्या है, ये ग्राम पंचायत कहीं वार्डों में बटी होती है। बिल्कुल सही बात है कि ये अगर इसका क्षेत्र है तो ये इसमें क्या है, कहीं वार्डों में बटी होगी इस प्रकार से। और कथन बी है प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी वार्ड है वो हर वार्ड से क्या है एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच, तो दोस्तों वो वार्ड मेंबर क्या कहलाता है, वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सी है कि पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी पंचायत क्षेत्र है ये मिलकर सभी क्या करते हैं, सरपंच चुनते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है। तो वार्ड क्या है, वार्ड को कौन चुनेगा, जो गांव है, गांव क्या है वार्ड पंचों में बंटी होती है। तो प्रत्येक वार्ड पंच से एक क्या चुना जाता है, पंच चुना जाता है, या जिसे वार्ड वार्ड मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सरपंच या ग्राम ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान दोस्तों पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र से चुना जाता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों, और जो क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। और डी है वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। और ई है साथियों ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा एक सचिव का चुनाव भी किया जाता है। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो असत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए बी और सी और डी ये चारों के चारों कथन क्या है, सत्य हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है ये असत्य है। और असत्य क्यों है, क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा सचिव का चुनाव नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सचिव का चुनाव नहीं होता है, बल्कि सचिव किसका, सरकार का सदस्य होता है, ठीक है। ये इसका चुनाव कौन करती है, सरकार करती है। भले ही होगा तो ये किसका, ग्राम पंचायत का ही सदस्य होगा, ठीक है, गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। लेकिन इसका जो दोस्तों चुनाव करती है वो सरकार करती है, बल्कि जनता इसका निर्वाचन नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 20 ग्राम सभा के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों हमें ग्राम सभा के संबंध में, जैसे दोस्तों हमने कहा था ऊपर वाले उसमें प्रश्न में कि जो ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत एक निश्चित क्षेत्र होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत का। और आगे कहा जा रहा है हमें प्रश्न में कि ग्राम सभा के संदर्भ में क्या करना है, हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है। तो दोस्तों जो ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है ना, तो इसमें जितने भी वयस्क नागरिक होंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी वयस्क नागरिक होंगे तो उन वयस्क नागरिकों की सभा को ही दोस्तों क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे बात को, कि जो ये ग्राम पंचायत क्षेत्र है, इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी क्या है वयस्क नागरिक हैं, ठीक है, वयस्क नागरिक कहें या वयस्क व्यक्ति कहें, वयस्क का मतलब है दोस्तों जिनकी उम्र क्या है 18 या 18 वर्ष से ऊपर की हो गई हो, ऐसे व्यक्तियों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है, ठीक है। और बी है दोस्तों एक ग्राम सभा में एक गांव या उससे भी अधिक गांव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है, कि ए भी सही है बी भी सही है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों प्रश्न है कि सत्य कथन को चुने हैं, तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। और वी है साथियों पटवारी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो। और ऑप्शन नंबर सी या कथन सी है प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। और डी है साथियों आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। तो दोस्तों जरीब से प्रश्न पूछा गया है, सीटेट और यूटेट दोनों में ही पूछा गया है कि जिससे पटवारी क्या खेत नापता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर
22 निम्नलिखित में से असत्य है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो कथन ए है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, कि जो पटवारी है, पटवारी किसानों से क्या करता है, भूमि का कर भी इकट्ठा करता है। और बी है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है और ये काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। ठीक है। और सी है साथियों कि इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ए और बी क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। ये काम पटवारी करते हैं। ठीक है। अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी किसको, जानकारी वो सरकार को देते हैं और उसका रिकॉर्ड के आधार पर क्या देते हैं दोस्तों, जानकारी देते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि जो दोस्तों इन सब का हिसाब किताब किसका, पटवारी जो कर लेता है और साथ में अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी और उसका रिकॉर्ड रखना, तो उन सब का हिसाब किताब क्या है, राजस्व विभाग का क्या होता है, काम होता है। और यहाँ पे दिया गया है कि नहीं होता है, जब काम होता है। ठीक है। और यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमें असत्य पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों सी वाला कथन ही असत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग का ये सब काम नहीं होता है, कि पटवारी कर इकट्ठा कर रहा है या अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी सरकार को दे रहा है और इन सब का क्या है, रिकॉर्ड के आधार पर कर रहा है। तो ये सारे काम किसके होते हैं दोस्तों, राजस्व विभाग के होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में नहीं दिया गया था, तो नहीं दिया गया तो दोस्तों इस प्रश्न का सही गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हमें गलत पूछा था, तो गलत ही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों प्रश्न है, ऑप्शन दिया गया हमें, तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। और बी है, तहसीलदार विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर क्या करता है, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्रदान करता है या देता है, बनाता है। ठीक है। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के संबंध में सही कथन बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये दोनों के दोनों कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए और बी, सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। तो साथियों प्रश्न है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो ए है, हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा न देना। और बी है साथियों, पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा दिलाने के संबंध में। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है कि भैया जो 2005 वाला अधिनियम है, उसमें पिता की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा दोस्तों बेटों बेटियों और उनकी माँ में क्या है, बराबर हिस्से में किया जाए, यही 2005 का अधिनियम कहता है, हिंदू अधिनियम कहता है। लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में कहा गया, ए में कहा गया कि जमीन का बराबर हिस्सा ना देना। ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। और हमें ऑप्शन में क्या पूछा है, गलत पूछा है कि असत्य कौन सा है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, नगर निगम के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। और बी है साथियों, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है और शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है। तो साथियों हमें सही कथन बताना है। तो ए और बी दोनों के दोनों कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न है कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा कमाई के लिए कौन कौन से काम करते थे। ठीक है, कि खेती के अलावा अगर दोस्तों हम बात करते हैं, कलपट्टू गांव कहाँ है, तो दोस्तों जो तमिलनाडु है ना, ठीक है, ये हम दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये केरल है
और ये साथियों तमिलनाडु है। ठीक है, तो कलपट्टू जो गांव है दोस्तों, ये समुद्र तट से लगने वाला गांव है। ठीक है, तो इसके संबंध में हमें बताना है कि ये खेती के अलावा और क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों टोकरी बनाना, बर्तन बनाना और घड़े और ईंट बनाना उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये इस प्रकार के सारे कार्य करते थे। ठीक है, खेती के अलावा भी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। और प्रश्न नंबर 27 को करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ में साथियों कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ में ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आज के हमने जितने भी प्रश्न किए हैं साथियों, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है, टीपन क्या है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु है और तमिलनाडु में जो कलपट्टू गांव है, वहाँ पे दोस्तों जो चाय की दुकानें हैं, चाय की दुकानों में टीपन मिलता है। तो अब बात आती है कि टीपन क्या है भाई। तो दोस्तों जो खाने पीने की हल्की चीज़ें होती है, ठीक है, जो खाने पीने की हल्की चीज़ें होती है, तो सुबह क्या मिलता है उसमें, सुबह मिलता है इडली और डोसा और उपमा मिलता है सुबह के टाइम में। और शाम को क्या मिलता है दोस्तों, शाम के नाश्ते में वड़ा, वोडा और मैसूर पाक मिलता है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। कि टीपन किसे कहते हैं, जो खाने पीने की हल्की चीज़ें होती है और सुबह में क्या क्या मिलता है आपको, इडली डोसा और उपमा मिलता है। और शाम को उसी में टीपन में क्या मिलता है आपको, नाश्ते, शाम के नाश्ते में वड़ा और बोडा और मैसूर पाक मिलता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।